हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ मिलकर के रोड मैप तैयार किया है फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से 25। आपको पता हो तो गैसोलीन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उन सब के अंदर हम एथेनॉल शुरू से ही मिलाते हुए आ रहे हैं। हमारी पॉलिसी सन 2000 से काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर। कभी हम 5% कहते हैं, कभी हम 10% कहते हैं, लेकिन अब हमने कहा है कि हम 20% मिलाएंगे 2025 तक। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपकी नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई। टोटल 72 पेज थे, मैंने शॉर्ट आउट करके इसको 15 स्लाइड के अंदर मर्ज कर दिया है। ओके, तो हम इस चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम यहाँ पर होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर चलते हैं। तो पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके पीटी के हिसाब से काम के हो सकते हैं। जैसे ये सब हाईलाइट किए हैं मैंने। ए सक्सेसफुल E20 प्रोग्राम। इस E20 का मतलब क्या है? इस E20 प्रोग्राम का मतलब है कि हम एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 20% करेंगे। अगर लिखा हुआ है E0 तो उसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग 0% होगी। प्योर पेट्रोल, प्योर डीजल होगा, बिल्कुल भी एथेनॉल नहीं होगा। E5 का मतलब है कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग 5% होगी। तो ये जो आपका E20 प्रोग्राम यहाँ पर है, कैन सेव द कंट्री। आपके देखिए, अगर हमने 20% एथेनॉल मिलाया तो यहाँ पर आपके 30,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं एक साल में। बात समझ में आई? तो ये पैसा कहीं और यूज़ हो सकता है। तो कॉस्ट समझिए आपको कितनी बचेगी। इथेनॉल इज़ अ लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल, साथ ही एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेगा, ठीक है। एंड ऑफर इक्विवेलेंट एफिकेसी एज लोअर कॉस्ट देन पेट्रोल। तो लगभग एफिकेसी भी सेम रहती है और कॉस्ट भी यहाँ पर कम पड़ जाती है पेट्रोल की तुलना में। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं पीटी के हिसाब से, याद रखिएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज एरेबल लैंड हमारे पास है, कृषि योग्य भूमि काफ़ी सारी है। प्रोडक्शन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है फूड ग्रेन का, शुगर क्रेन भी इंक्रीज हो रही है, सरप्लस में हमारे पास। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, तो इस जरिए हम यहाँ पर एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए दो तीन चीज़ें ही चाहिए। एक तो आपको जो फूड ग्रेन है उसके बैकेंड में जो चीज़ें बची, शुगर केन है तो उसके बैकेंड में जो चीज़ें बची, आपने शुगर केन से चीनी बना ली, उसके बाद चीज़ें बच जाती हैं। ओके, उनको यहाँ पर यूज़ करके एग्रीकल्चर वेस्ट को यहाँ पर यूज़ करके हम आपका इथेनॉल डेवलप करने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो E20 नॉट ओनली अ नेशनल इंपेरेटिव बट ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें 20% तो मिक्सचर करना ही करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या कहा है, 20% ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल इन द कंट्री बाई 2025। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट पीटी के हिसाब से काम का हो जाता है वो आपका ये काम का है कि अबाउट 98% of the fuel requirement in the road transport sector is currently met by the fossil fuel and 2% by the biofuel। तो आपको ये एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। जो हम फॉसिल फ्यूल 98% यूज़ करते हैं उसको कम करना पड़ेगा और बायोफ्यूल जो 2% यूज़ करते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया आप देखें तो 85% ऑयल की रिक्वायरमेंट भी इंपोर्ट से पूरी करता है। तो हमारे इंपोर्ट हमारा जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है उसको भी यहाँ पर हमें कम करना है। ओके, व्हेन यूजिंग द E20 there is an estimation loss of 6 to 7% फ्यूल एफिशिएंसी फॉर 4 व्हीलर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग करते हैं तो फ्यूल की एफिशिएंसी में 6 से 7% का लॉस हो जाता है अगर वो 4 व्हीलर है तो। और अगर 2 व्हीलर है तो आपका 3 से 4% का यहाँ पर आपका लॉस हो जाता है। तो ये जनरल पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर रखना है। वैसे कुछ खास चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल चली हुई है, 2018 में लॉन्च की थी और इसका मकसद ये है कि 2030 तक 20% ब्लेंडिंग करनी है। तो ये पॉलिसी बैकएंड में चलती रहेगी। उससे पहले हो गया तो ठीक है, वरना हम कह देंगे कि हमारा टारगेट तो पॉलिसी वाला था, तो 2030 तक करेंगे। और ये टारगेट याद रखना जो अब हमने डिफाइन करा है, ये 2025 तक का है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देख करके चलनी है। करंटली पेट्रोल विद 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इज बीइंग रिटेल्ड बाय वेरियस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इस समय 10% का जो स्टेटस है हमारा यहाँ पर चल रहा है। 10% ब्लेंड हम यहाँ पर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इथेनॉल की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से कंट्री के अंदर जितना भी पेट्रोल यहाँ पर बिकता है उसमें 50% में ही ब्लेंडिंग हो पाती है। बाकी का आपका प्योर यहाँ पर मिलता है जिसके अंदर बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस किस तरीके की हैं, कौन कौन सी कंट्री किस तरीके का वर्क करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें
तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ब्राज़ील कंट्रीब्यूट्स टू 84% ऑफ द ग्लोबल शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। याद रखिएगा, जितना भी दुनिया में प्रोडक्शन होता है एथेनॉल का, उसका 84% यूएस और ब्राज़ील के अंदर होता है। फिर चाइना, इंडिया, कनाडा, थाईलैंड, यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है। तो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील ने यहाँ पर कहा है कि हम 2015 के लेवल से अगले ही कुछ सालों में 18 से 27% ब्लेंडिंग कर देंगे, और इस समय उन्होंने 27% ब्लेंडिंग कर भी दी है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने कहा है 10% तक जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है उसको चेंज कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक पर्सपेक्टिव लेकर के चलिए। उसके बाद एथेनॉल प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं आप। यूएसए के अंदर आप देखें तो 1 लीटर खरीदने के लिए आपको $0.6 यहाँ पर देने पड़ेंगे। ब्राज़ील है तो 0.6, थाईलैंड है तो 0.68। इंडिया के अंदर इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इंडिया के अंदर आप देखें तो 0.6 से ज़्यादा, 0.8, 0.7, 0.63, 0.7, 0.7। तो द प्राइस ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ हायर इन कंपेरिजन ऑफ द ग्लोबल प्लेयर्स। पॉइंट है पीटी का, याद रखिएगा, भूल मत जाना। तो हमारी जो कॉस्ट है 1 लीटर पेट्रोल जनरेट करने की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ेगी हमें। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अगर हम एथेनॉल को गैसोलीन के अंदर ब्लेंड करते हैं तो किस तरीके से एमिशन रिड्यूस होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन 20% कम हो जाएगा अगर हमने 10% ब्लेंडिंग की, और 50% कम हो जाएगा अगर हमने 20% ब्लेंडिंग की टू व्हीलर के अंदर। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव देने की बात है। हाइड्रोकार्बन भी इस तरीके से कम हो जाएंगे, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी इसी तरीके से कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से हमारी जो ब्लेंडिंग की पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो 2001 में हमने यहाँ पर पॉलिसी को लॉन्च किया था एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, और हमने कहा था कि 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर। ओके, 2006 तक आते आते अगर हम देखें तो हमने इस जो 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला प्रोग्राम था 2001 वाला, इसको हमने 20 स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर 1 नवंबर 2006 तक फैला दिया था। फिर 2014 में हमने देखा कि 5% तो नहीं कर पाए हैं हम ब्लेंडिंग, हम 0.1% से 1.5% के बीच में कर पाए हैं। 2014 के बाद सिनेरियो चेंज हुआ, 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई और हमने यहाँ पर कहा कि 2030 तक 20% ब्लेंडिंग कर देंगे, और अब हम यहाँ पर 2021 में खड़े हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि हम 20% ब्लेंडिंग कर देंगे 2025 तक। ये सब कैसे डिफाइन होता है कि हम इतने % करेंगे? ये सब डिफाइन होगा कि कितना एग्रीकल्चर वेस्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ठीक है, जितना एग्रीकल्चर वेस्ट निकल करके आएगा उतनी ही ज़्यादा आपका इथेनॉल प्रोड्यूस हो पाएगा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नोडल एजेंसी कौन सी है जो इसको इथेनॉल प्रोडक्शन को बूस्ट करेगी? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, इज ए नोडल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टरीज इन द कंट्री। तो इन सब के द्वारा आपका जो है यहाँ पर बनाया जाता है इथेनॉल। शुगर केन जूस, ये शुगर सिरप, मोलेस, ठीक है, तो राइस अवेलेबिलिटी, FCI, इन सब के साथ मेज़, इनके द्वारा आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन से बेनिफिट यहाँ पर आपको देगा अगर हम 20% ब्लेंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, हम इंपोर्ट फ्यूल को कम करना शुरू करेंगे, और इसके ज़रिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा आपको देखने के लिए मिला कि 30,000 करोड़ रुपये पर साल हमारे यहाँ पर बचेंगे, हम उनको अलग अलग स्कीम्स के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा इफ़ ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर इसको हमने सही से ट्रीट करके ब्लेंड किया तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत को भी फिर आपका बूस्ट करने का काम यहाँ पर करेगा। दूसरा, जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोकल एंटरप्राइजेस को बूस्ट मिलेगा, फार्मर्स की एंगेजमेंट बढ़ेगी एनर्जी इकोनॉमी के अंदर, प्रमोट करेगा मेक इन इंडिया को, क्योंकि बायोफ्यूल इंडिया के अंदर ही हम बनाने वाले हैं, डबल कर सकता है फार्मर की इनकम को। ओके, और दूसरा आप देखें तो वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन को भी प्रमोट यहाँ पर ये कर सकता है। ओके, और साथ ही आपका एनर्जी सिक्योरिटी को भी स्ट्रेथन करेगा। तो ये सब बेनिफिट हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि चैलेंजेस किस तरीके के हैं। तो चैलेंजेस बहुत ही सिंपल हैं, एथेनॉल हर एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो आपका
इथेनॉल है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। ओके, अबाउट 50% ऑफ द टोटल पंप नोजल्स इन इंडिया अभी भी बिना ब्लेंडिंग के ही यहाँ पर काम कर रही हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे 14 स्टेट्स ने अभी तक आपका जो है ये अनुमान लगाया है कि उनके पास इथेनॉल की अवेलेबिलिटी है, बाकी स्टेट्स के पास यहाँ पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें तो उनके पास इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फीड स्टॉक और इंडस्ट्रीज़ की नॉन अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ इथेनॉल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर ब्लेंडिंग विद इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशन। तो जो हम करना चाह रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट किया तो पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, और फिर साथ ही उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो इमिशन होगा वो प्लस माइनस करके आपका जो प्रोग्राम है उसको फेल कर सकता है। दूसरा आपको मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें स्टोरेज टैंक्स की ज़रूरत है कि हम इथेनॉल को कहाँ स्टोर करें, उससे रिलेटेड। फिर आपको मिलेगा कि नीड फॉर इथेनॉल कंप्लायंट डिस्पेंस यूनिट्स भी हमारे पास नहीं है, उनको भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आप मतलब समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ पर करना क्या है, तो पॉलिसी को उसी तरीके से आपको मोड़ना पड़ेगा। ये सब चैलेंजेस हैं। ओके, उसके बाद जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको एथेनॉल कंपैटिबल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे व्हीकल्स में लगाने के लिए। साथ ही आपको हायर एथेनॉल ब्लेंड करने के लिए ऐसे इंजन्स डेवलप करने पड़ेंगे जो उसको सहन कर सकें। हो सकता है हम आने वाले समय में E30 को लागू कर दें, तो आपके जो इंजन्स हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि वो 30% ब्लेंडिंग को सह सकें। तो ये सब चैलेंजेस हैं, कैसे किए जाएंगे वो सब आपका धीरे धीरे समय के साथ आगे आता रहेगा। बाकी जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी उसके अंदर इतना ही काम का था, और हम इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।